हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। आज का हमारा सेशन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने CAPF 2023 क्लियर कर लिया है और अब उनको भरना है डैफ, दैट इज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपका अभी तक CAPF नहीं क्लियर हुआ है या आप अभी नए नए CAPF एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे स्टेज में रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप भी इसी स्टेज पे आने वाले हैं। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता, मैं फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट। मैंने 2012 में एग्जाम क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद मैंने 5 साल सर्व किया है CRPF में, और उसके बाद से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ टू ज्वाइन द फोर्सेस। सो आज का हमारा सेशन DAF फॉर्म का इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका फिजिकल होता है रिटर्न एग्जाम के बाद, उसके बीच का एक स्टेज है डैफ। डैफ फॉर्म को आपको भरना होता है, सबमिट करना होता है। इस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी बेसिस पे आपका इंटरव्यू करा जाएगा, जो 150 मार्क्स का होना है। इंटरव्यू कब होना है? रिटर्न क्लियर हो जाएगा, आपने डैफ भर दिया, फिर फिजिकल क्लियर हुआ, मेडिकल क्लियर हुआ, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, जो 150 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। वहां पे आपके पहले आपका डैफ पहुंचा हुआ होगा और उसी के ऊपर से आपके मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं डैफ होता क्या है। डैफ डिटेल्ड एप्लीकेशन है। आप ही के बारे में आपको अपना नाम लिखना है, आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पे वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, मतलब आप अभी कहाँ रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके आईडीज में हो, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट में जो आपका परमानेंट एड्रेस है आप वही डालिए। इसमें पूरा आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ आएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने कोई एज रिलैक्सेशन दिया है, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी है तो यहाँ पे नो लिखेंगे। अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो भी कोई कैटेगरी आपने एज रिलैक्सेशन ली है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। नेशनैलिटी आप इंडियन है, सिटीजनशिप सिटीजन ऑफ इंडिया। जेंडर क्या है आपका, डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, स्टेट, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड या अनमैरिड। सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट लिखना, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड चेक करवाया गया और ये इंफॉर्मेशन सही नहीं पाई गई तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी में है आप। अगर आप जनरल कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे OBC ये सब के लिखा हुआ है। नोट 1 जो OBC है, जो क्रीमी लेयर में है, वो ये लिखेंगे कोड नंबर 4 ये है। फिर SC ST OBC ये लिखेंगे। नोट 3 ये अच्छे से आप पढ़ सकते हो, क्लियर कट है। तो देखो इसने क्या लिखा हुआ है, जनरल 4। यहाँ पे अगर आप SC ST हैं, EWS है, अपलोड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है EWS का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। SC ST OBC इट शुड बी इशूड टू द प्रायर टू द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। मतलब जब आप CAPF का आपने फॉर्म भरा था, जो वो फॉर्म की डेट थी उसके पहले का इशू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म की डेट की चली गई उसके बाद आपने एक नया बनवा लिया, आपने उसमें डाल दिया हाँ भैया हम तो ST हैं, और बाद की डेट पे आपने इशू करवा लिया, नहीं चलेगा। तो वो आप ये नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप ये जरूर पढ़िएगा और उसी हिसाब से यहाँ पे एंट्री करिएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर विल हैव टू फिल OBC प्रोफॉर्मा ऑनलाइन। तो आपको ये सारा भरना पड़ेगा कि कब इशू किया गया, सर्टिफिकेट नंबर किसने इशू किया, अथॉरिटी क्या थी, उसका एड्रेस, स्टेट योर रिलीजन, इफ यू आर एन SC और एन OBC, पूरा आपको डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग बहुत फेक भी होता है, तो ये क्रॉस चेक करते हैं कि आपने फेक इस चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट आप लोगों को एक बेनिफिट अवेल करने को दे रही है। अगर आपकी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पूछ रहे हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, आप पारसी, जैन क्या है, अगर आप नहीं है तो लिखिए नो। अगर आप जो भी हैं तो आप लिखिए कि आप ये हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पारसी हैं, जो भी हैं। नेम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। गाइज एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है, ये मत बोलना अरे मैम मैंने तो डैफ ना गलती से ये लिख दिया। ये बेवकूफी वाले काम मत करना प्लीज, दिस इज अबाउट योर करियर। छोटी छोटी चीज से गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले एक रफ में भर लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो, फिर एक प्रॉपर फेयर लिखो, और जो भी आपने कॉपी फेयर है उसका फोटो खींच के रखो या उसकी एक फोटो कॉपी करा के रखो, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या भरा था, इंटरव्यू तक याद ही नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद
Do you possess the prescribed educational qualification? Please upload a scanned copy of the certificate if your answer is yes. तो अब ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोली थी क्या आप हो, तो इन्होंने क्या मांगा, ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट हो, यस है हम ग्रेजुएट, तो आप अपलोड कर दो स्कैन कॉपी की, भैया ग्रेजुएशन की एडी कॉपी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा यस, फिर देखो सर्टिफिकेट नंबर होगा, किस डेट पे इशू किया गया, किसने इशू किया, डीन एकेडमी एनआईटी हमीरपुर, ये जिसका मैंने लगाया हुआ है डाफ आपको उसका, और उसका एड्रेस, तो ये आपको डिटेल आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वो कॉपी आपके पास होगी, आप इसमें स्कैन भी करना पड़ेगा और आपको डिटेल भी लिखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, मुझे पता है ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास सपोज नहीं आई ग्रेजुएट डिग्री, इज लायबल टू बी कैंसल्ड, द प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन शुड बी डेटेड earlier than the due date closing date of DAF of the CAPF examination। मतलब जब रिटर्न क्लियर करने के बाद इन्होंने आपको बोला डैफ भर के दो, ओके, उसकी एक क्लोजिंग डेट होगी कि इस डेट तक आप डैफ सबमिट कर दो, तो उस डेट तक आपका प्रूफ आ जाना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हैं। अब बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम जब हम एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है जब अप्रैल में, हम अभी फाइनल ईयर में है तो हम क्या भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, तब तक हमें नहीं चाहिए प्रूफ, लेकिन अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया, आपने अगस्त में करा, सितंबर तक आपको पता लग गया, तो सितंबर और डैफ का आया तो तब तक आपके पास आ जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ पासिंग शुड बी डेटेड अर्लियर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ डैफ, तब तक अगर आपके पास आ गया वेरी गुड, तो आप इसमें अपलोड कर दीजिए। इसके बाद डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट से लिए, यस या नो, जो भी है, दे वांट टू नो आप बाहर अब्रॉड गए हैं, विजिट किया है, क्यों करा है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल मांगी गई है, कौन सा एग्जाम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए वो भी लिख दो, क्या डिवीजन आया, क्या परसेंटेज आई, स्कोर, कौन से साल में आपने पास किया, कौन से आपके सब्जेक्ट थे, स्कूल कॉलेज का नाम, और कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, ये सब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। क्या आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट है, नो या यस है तो लिख दीजिए, ठीक है। एनसीसी का माइंड यू कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, सिर्फ एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है इंटरव्यू स्टेज पे। अच्छा है आपके पास एनसीसी है, क्योंकि आप थोड़े से ट्रेंड होंगे, आपकी थोड़ी नॉलेज होगी, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको एनसीसी के बारे में सब कुछ पता हो। तो अगर आपका आंसर यस है तो आप एनसीसी के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यस या नो, जो भी आपका है। आर यू अ सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, यस या नो, क्योंकि इनका भी कोटा होता है, इनके मार्क्स कम होते हैं और इनकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है, इसलिए आपसे ये पूछा जा रहा है। गाइस जो भी आप यहाँ लिख रहे हो ना, परसेंटेज मार्क्स, उन सब पे किसी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं अच्छा हमीरपुर के बारे में बताओ, अच्छा चलो आप तो हमीरपुर में पढ़े हो, आपको पता ही नहीं वहाँ पे क्या है, हिमाचल के बारे में बताओ, अपने शहर के बारे में बताओ, तो ये आपको डैफ, मैंने तभी बोला कि एक फोटोकॉपी आप भी रख लेना, वैसे तो ये आप ही की इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली आपको सब पता ही होगा आपने क्या भरा है, फिर भी एक कॉपी रखना एडवाइजेबल है। नाउ ये आया ना मजे का क्वेश्चन, क्वेश्चन पॉइंट 10, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स फॉर विच यू विश टू बी कंसिडर्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये जो हमारी 5 फोर्स है जिसके लिए आपने एग्जाम दिया, इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन देनी है। तो आपको जो आपके हिसाब से फोर्स सही लग रही है उसको आप 1 2 3 4 5 जैसे भी भरना चाहते हो आप भर सकते हो। कौन सी फोर्स कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, हाउ टू चूज द बेस्ट सीएपीएफ फॉर यू। और अदरवाइज आप जिस फोर्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ो, समझो वो फौज करती क्या है और उसके हिसाब से ही चूज करो। माइंड यू आपने जो चूज करा है आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सीट्स। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे इस बच्चे ने चूज किया है सीआरपीएफ को नंबर 1,
ठीक है, इस बच्चे की फॉर एग्जाम्पल रैंक आई रैंक 50। और सीआरपीएफ में सीट्स थी 25, इतनी सीट्स थी। अब इस बंदे की रैंक हो गई 50। अब इसके पहले जो 49 है लोग, उन्होंने क्या चूज किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 49 में से 25 की फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ थी, तो उन सबको ये मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 49 में से सिर्फ 20 लोग थे जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस सीआरपीएफ को दी, मतलब 5 सीटें बच गई। तो जब इस रैंक पे आया, इन्होंने बोला इसकी सीआरपीएफ है, चलो 20 या 5 बच्चों ये एक इसको दे दो। इस तरह तो आपकी जितनी अच्छी रैंक आती है उतनी आपको प्रेफरेंस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स कौन सी फोर्स की कितनी सीटें हैं उससे भी फर्क पड़ता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस दीजिए 1 2 3 4 5, पांचों प्रेफरेंस दीजिए ताकि आपका कहीं पे भी नंबर लग जाए। ओके, वर यू एवर एम्प्लॉयड, यस या नो, जो भी है। अगर यस है तो थोड़ा सा आप इसके बारे में तैयार रहना, क्वेश्चंस पूछेंगे, कहाँ एम्प्लॉयड थे, क्या करते थे, क्या ड्यूटी थी, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया में पैदा हुए हो, बाहर पैदा हुए हो, कहाँ, कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से पिन कोड में। अगेन इसके ऊपर आपके बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। वेदर यू हैव बीन सेलेक्टेड और अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब ये पूछ रहा है इसके पहले कोई यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप सेलेक्ट हुए हो, आपने अप्लाई करा है, यस हमने तो करा है, तो आप वो मेंशन करो। हमने नहीं करा है वो भी आप मेंशन कर दो। ठीक है, यस इसने लिखा, इस बच्चे ने लिखा कि यस मैंने अप्लाई करा हुआ है, तो भैया कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, देखिए बच्चे ने एनडीए दिया 2 बार, सीडीएस दिया, सिविल सर्विसेज दिया, ये पूरी डिटेल्स देखनी पड़ेगी। सपोज आपने कहीं नहीं किया तो ये आपका सारा 0 हो गया। आपने सीएपीएफ पहले दिया हुआ है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या हुआ, आप अपीयर हुए, आप इंटरव्यू तक पहुंचे, क्या हुआ, आप सेलेक्ट हुए, रेकमेंड हुए, क्या पता इसमें आपका आ रहा है यस यस यस, तो वो बोलेंगे जब भाई तू सीडीएस में भी सिलेक्टेड है, सिविल में भी सिलेक्टेड है, फिर यहाँ क्यों आ रहा है, तो फिर आपके क्वेश्चंस उस हिसाब से बनेंगे। ठीक है, ये आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दीजिएगा। उसके बाद क्या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी किसी एग्जाम में आपको डीबार किया गया है, मतलब आपको बैन किया गया है, यस या नो। जो आप नो तो कोई दिक्कत नहीं है, यस है क्यों करा गया है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 15वें पे आ जाएंगे, सिंपल है ये तो गाइस। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, कौन सी फोर्स सिलेक्शन 1 2 3 4 प्रेफरेंस, जो मैंने आपको बोला उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है फॉर डिटेल्स, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है यार ये वाली फौज तुम्हें क्यों चाहिए, तो ये आंसर आपने तैयार रखना है। बाकी तो अपनी खुद की इंफॉर्मेशन है, इसमें तो कोई झोल है ही नहीं, हमको पता है हमने क्या करा लाइफ में और क्या नहीं करा। नेम ऑफ द फादर, मदर, नेशनैलिटी, दोनों मम्मी पापा की सिटीजन है नहीं है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। सपोज आपने लिखा मेरे फादर प्राइवेट सेक्टर में है या फौज में है या कुछ भी है, तो वो उनके बारे में पूछेंगे आपसे। ठीक है, अगर आपके फादर सर्विस में है तो मतलब फौज में है, तो कौन सी उनकी पोस्ट थी, अगर रिटायर हो गए फौज से तो वो भी बताओ, क्योंकि आपको फिर फौज के बारे में एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इससे आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर आपकी मदर पहले सर्विस में रही है, रिटायर हुई है, इस बच्चे ने बोला है सुपरिटेंडेंट है, कहाँ की है, क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मेरी मदर मध्य प्रदेश पुलिस में, तो आपको मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में पता होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, रैंक स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन सा एग्जाम दिया, पूरा आइडिया होना चाहिए। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि यार सीएपीएफ और पुलिस साथ में कैसे काम करती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहेंगे। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, ऑफ योर मदर, कौन से स्टेट से आपके फादर है, डिस्ट्रिक्ट, मदर का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आपका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करी जा रही है। फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, अगर डिसीज्ड है तो उनका लास्ट एड्रेस क्या था, तो ये सारी आपकी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स है जो डेफिनेटली आपको सब पता होगा, है ना। बट फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, डैश का एक कॉपी जरूर अपने पास रखिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस पूछा गया उसका पिन कोड, मदर का डिस्ट्रिक्ट का सारा पिन कोड ले लिया। ठीक है, फिर क्या आपकी फैमिली के पास इस तरह का प्रॉपर्टी है, ये क्या है, 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड, कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का या उससे 100 स्क्वायर यार्ड का नीचे का प्लॉट है, क्या प्लॉट है आपके पास है तो मेंशन
यस, मेरे पास ये है आपके नाम पे या फिर आपकी फैमिली, योर फैमिली ओन्स और पोजेसेस, आपके मम्मी पापा के पास। नो, वेरी गुड। उसके बाद आ गया 16, कौन सी लैंग्वेजेस आप जानते हैं? रीड और राइट और स्पीक। कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? एक तो आपकी मातृभाषा होगी, ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या है? तो इसमें देखिए ये टेबल बना हुआ है। रीड पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, दोनों कर सकते हो। रीड राइट स्पीक तीनों कर सकते हो। एग्जामिनेशन कौन सा पास है? तो अब जैसे आपने बोला कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो हिंदी के लिए आपने क्या करा है? मैंने 10th क्लास का तक हिंदी पढ़ी है या 12वीं तक पढ़ी है, मैंने ग्रेजुएशन में भी हिंदी पढ़ी है। फिर आपने देखा इंग्लिश मैंने 12वीं तक पढ़ी है। तो इस तरह का आपको प्रूफ देना है। अगर आपने कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी है जैसे चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, संस्कृत, स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि आप उसमें कितने कारगर है। इससे क्या हो रहा है? अब देखो इसमें गड़बड़ मत लिखना। अगर आपने लिखा संस्कृत मैं बोल सकता हूँ, तो हो सकता है आपको बोले बोल के दिखाओ, एक श्लोक बोल के बताओ। आपने बोला मुझे चाइनीज आती है, मैंने पढ़ी है, आपने मजे में लिख दिया हाँ भैया हम तो लिख भी सकते हैं, सब भी कर सकते हैं, और वहां पे बोला लिख के देखो, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो गाइज ये एक ना एडिशनल एसेट है। आप सोचो उनको एक अफसर मिल रहा है जो इस तरह की फॉरेन लैंग्वेज भी बोल सकता है, तो कभी आगे डेपुटेशन वगैरह में काम आएगा। फिर बाहर से फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है, विजिटरी आ रहा है, तो आप एक एसेट हो जाओगे फौज के पास। तो एक एडेड अफेयर हो जाएगा ये। तो झूठ नहीं लिखना, जितना आता है। अगर सिर्फ बोल सकते हो या सिर्फ लिख सकते हो तो वो जो है वही लिखना। 17 पर्टिकुलर्स देने हैं अब आपको। ये देखिए आपको स्कूल कॉलेज में क्या प्राइज मिले हैं, कभी स्कॉलरशिप मिली है, मेडल्स मिले हैं, कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं, आपने एनसीसी करी है, यस मैंने करी हुई है, कौन से करी है, आपने कभी माउंटेनियरिंग करी है, हिच हाइकिंग, क्या करा है आपने? कुछ नहीं करा, कुछ मत लिखो, डोंट लाई, ठीक है? करा है, वेरी गुड, मेंशन करो, फ्लॉन्ट करो। अगर नहीं करा है ना तो दिक्कत आएगी, झूठ लिखोगे फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ ये माउंटेनियरिंग कहाँ करी थी, अच्छा ये कौन सी रस्सी यूज करी थी, कौन सी इक्विपमेंट यूज करी, कौन सी पहाड़ था वो, ठीक है? वो पूरा डिटेल्स पूछ सकते हैं। आपने लीडरशिप स्कूल या कॉलेज में कोई एक्टिविटी में ऐसा कुछ काम करा हो या ऐसी कोई पोजीशन होल्ड करी हो, जैसे कोई सोशल एक्टिविटी या कुछ तरह का हो जिसमें आप लीडरशिप की क्वालिटी दिखा रहे हो, जैसे कि आपने कोई टीम लीड करी, बास्केटबॉल का आप खेलते हो, बास्केटबॉल के टीम लीडर थे आप, या स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल थे आप, तो इस तरह का। तो जैसे इस बच्चे ने लिखा है कि मैं सेक्रेटरी था 2015-16, मैं डिसिप्लिन सेक्रेटरी था। तो फिर इससे क्या पता लगता है कि बच्चा इनिशिएटिव लेता है, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी है, उसने पहले भी ये सब करा हुआ है। अगर आपने करा है गुड लिखो, नहीं करा है कोई बात नहीं, आप लिख दो नहीं करा है, ठीक है? और भी तरीके हैं अपने हॉबीज और एक्टिविटीज करने के, दिखाने के। और क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, इंटरेस्ट है, हॉबीज आपकी क्या है? जैसे इसने लिखा है ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, लिख तो दिया, फिर वो पूछेंगे अच्छा कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जरा बताना। तो आपको होना चाहिए ना कुछ, मैंने भैया ये करा, मैंने स्कूल में ये करा था, मैंने कॉलेज में ये करा था, मैंने घर में भी ये करता हूँ। तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अब आपने बोल दिया मुझे कुकिंग पसंद है, मेरी कुकिंग हॉबी है, और आपसे कुकिंग के बारे में अच्छा कौन सी डिश बनाते हो, आप मत थाई आती है नहीं बनानी, बस खाना आता है, लेकिन लिख दिया थाई, तो यार ये हॉबी ऐसे नहीं बन जाती है। आपको डिटेल्स आपको आनी चाहिए। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको लग रहा है यार मैं खाली कैसे छोड़ दूं, तो आप कुछ ऐसा लिखो जो आप बिल्ड कर सकते हो भले ही थोड़े टाइम में, और अगर आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा रीडिंग बुक्स, तो आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली कौन सी बुक पढ़ी है, किस तरह की बुक्स पसंद है, कौन से ऑथर्स हो उन बुक्स के, एक लेटेस्ट बुक बताओ जो आपने पढ़ी, उसका कोई लाइन बताओ, ऑथर ने क्या बोला। तो आप कुछ ऐसा बनाओ कि सपोज आपको बहुत टाइम है, आपने बुक्स पढ़ ली, आपने एक टाइप चूज कर लिया कि मुझे ये पसंद है, मैंने इन ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मुझे ये पसंद है। यू कैन बिल्ड इट ऑल्सो, राइट? बिकॉज ऑफकोर्स एकदम खाली छोड़ोगे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कुछ लिखते हो तो सोच समझ के लिखो, मैं बस ये बोल रही हूँ, उसमें होमवर्क जरूर करना, ऐसे ही मत लिखना। 18, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन? जो अभी आपने सीएपीएफ क्लियर किया, जिसके बाद अभी डैफ लिख रहे हो, कितनी बार अपीयर करो? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपने सीएपीएफ दिया और क्लियर हो गया, आपको फौज दे दी गई है और आप नहीं लेना चाहते हो वो फौज, तो आप फिर से एग्जाम नहीं दे सकते। सो इसीलिए ये लोग पहले से पूछते आपने पहले दिया है क्या हुआ था।
दिया है, कितनी बार दिया है, ठीक है, कौन से साल में आपने दिया है, ताकि उनके पास सारा डेटा आ जाएगा कौन से साल में दिया है और आपने ये पास करा कि नहीं। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस, मतलब जो आपको फौज अलॉट करी गई, क्या आपने वो एक्सेप्ट कर ली थी ऑन द बेसिस ऑफ सीएपीएफ एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर। तो भैया हमने एक बार दिया, ठीक है, हमने एक्सेप्ट नहीं करी हुई थी। तो ये आपको डिटेल्स अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट की देनी है। फोटो आईडी प्रूफ क्या लगाओगे, जैसे इस बच्चे ने लिखा है आधार कार्ड, तो आप अपना डिटेल आधार कार्ड लिख देंगे, जो भी आप बना रहे हैं, पासपोर्ट हो गया, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड, जो भी है। और जो यहाँ मेंशन है वो आपको कैरी जरूर करना है अपने साथ इंटरव्यू वाले दिन, ठीक है। सो ये था हमारा डैफ, और मैंने आपको डिटेल में बताया है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है मैम इसमें क्या लिखे, इसमें कैसे लिखे, you can ask in the comment section or you can reach out to me on my Instagram also and I'll be happy to help you. ठीक है? And guys, but before going for the interview, have some basic knowledge about CAPFs and have basic knowledge about your DAF. I'll bring out the videos जिससे आपको interview preparation में भी help मिलेगी. Okay? Alright. So जैसे मैंने कहा था डैफ में एक पोर्शन है सीएपीएफ का चूज करने का प्रेफरेंस, उसकी वीडियो दूसरी है, ये ऑलरेडी सिस्टम में हमारे चैनल पे आ चुकी है, तो इसको देख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, और हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद। हाँ।